Hi, students of SSC. This corona pandemic is getting longer than expected. ये काफ़ी लंबा हो गया, 2 months अभी हमारे ख़त्म हो चुके हैं घर में रहकर एंड 15 to 20 more days I hope कि ये ऐसे ही जाने वाले हैं. Some of the students they are moving to hometown. I know कि कुछ students घर गए हैं और कुछ जाने वाले हैं. जो जा रहे हैं और जो मुंबई में हैं, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आप एसएससी के स्टूडेंट्स हैं. सो मेरा हमेशा यही मोटिव है कि आप कहीं पर भी रहें, आप गांव में रहें, आप मुंबई में रहें, हम यहाँ से आपके स्टडी के लिए मटेरियल्स और आपके स्टडी के लिए जो चाहिए लेसन्स वो हम प्रोवाइड करते रहेंगे. मोटिव आपका और हमारा एक ही है, वी हैव टू बी सेफ फ्रॉम दिस कोरोना कोविड-19. लेकिन हम सेफ तो रह जाएंगे, हम स्टडी को लूज भी नहीं कर सकते. इस पैंडेमिक से कैसे लड़ना है, सेफ कैसे रहना है, सभी को पता है और ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है. सो इसमें मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा. आप सभी वेल वर्स्ड हैं. हमने मैथ्स 1, मैथ्स 2 स्टार्ट किए हैं और थोड़े से लॉन्ग भी हम जा चुके हैं, बट साइंस में हमने स्टार्ट नहीं किया है. सो गाइज, हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस 1. मैं स्टडी से रिलेटेड टॉपिक पर ही बात करूंगा. सो वी हैव साइंस 1 एंड साइंस 2. ये दोनों मिला के 40 एंड 40 80 मार्क्स हमारे रिटन में है और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में है. तो दोनों साइंस मिला के 100 मार्क्स का एसएससी का पेपर बनता है. उसमें से साइंस 1 के बारे में मैं बात कर रहा हूं. तो साइंस 1 40 मार्क्स के लिए होता है. तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है लेसन. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं और उसके जस्ट पहले कि वेटेज कितना है, कौन से लेसन में मैक्सिमम वेटेज है, कौन से लेसन में मिनिमम वेटेज है, स्टडी कैसे करना है, इसके बारे में शॉर्ट में हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो लेसन 1 ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण. इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं. जैसे कि इंडेक्स में आपको दिख रहा है, इसमें राइट हैंड साइड एक्सट्रीम में हमें जो दिख रहा है विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन. विथ ऑप्शन 60 मार्क्स के लिए टोटल है और विदाउट ऑप्शन 40 मार्क्स के लिए टोटल है. सो इसमें चैप्टर वाइज वेटेज लिखा हुआ है. जैसे फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण 3 मार्क्स का चैप्टर है. ये चैप्टर का वेटेज कम है, 5 मार्क्स विथ ऑप्शन आता है और अल्टीमेटली आपको 3 मार्क्स ग्रैब करना है इसमें से. सेकंड है पीरियड्स, दैट इज आवर्त सारिणी. ये 4 मार्क्स का चैप्टर है और 6 मार्क्स विथ ऑप्शन इसमें आते हैं. थर्ड चैप्टर केमिकल इक्वेशंस, ये 4 मार्क्स का चैप्टर है, 6 मार्क्स विथ ऑप्शन आते हैं. तो ये जो 4 मार्क्स है, ये 4 मार्क्स आपके गैदर करने वाले मार्क्स हैं. सो लाइक दैट हमारा जो फोकस होना चाहिए विदाउट ऑप्शन पे होना चाहिए. विदाउट ऑप्शन हमारे पास 40 मार्क्स है, तो हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो विदाउट ऑप्शन 40 मार्क्स हमारे जेब में मार्क्स आ जाने चाहिए. जो फोर्थ लेसन है वो करंट है, विद्युत. इसमें 5 मार्क्स का लेसन है और 7 विथ ऑप्शन. हीट, दैट इज फिफ्थ लेसन, उष्मा 3 मार्क्स के लिए. विथ ऑप्शन 5 मार्क्स है, विदाउट ऑप्शन 3 है. 6 है लाइट, प्रकाश. ये 5 मार्क्स का लेसन है. देखिए आप, फोर्थ लेसन और 6th लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों 5 मार्क्स का लेसन है. तो 6th लेसन लाइट 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, विथ ऑप्शन 7 मार्क्स. लेंसेस और मेटलर्जी 7th और 8th लेसन, दोनों ही लेसन 4 and 4 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स इसमें आते हैं. ठीक है. नाउ लेसन नंबर 9 कार्बन कंपाउंड, दैट इज कार्बनिक यौगिकों का संसार है. ये 5 मार्क्स विदाउट एंड 7 मार्क्स विथ ऑप्शन है. 10th आता है, ये आपका स्पेस साइंस है. स्पेस साइंस को इंक्लूड किया है साइंस 1 में, तो इसे अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं. ये 3 मार्क्स का लेसन है, तो विथ ऑप्शन ये 5 मार्क्स के लिए आता है. तो वी हैव 3 मार्क्स के 3 लेसन हमारे पास है. लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 10. 1, 5, 10 ये 3 मार्क्स के हैं. ये छोटे लेसन हैं, इसमें वेटेज कम है. तो हमारा जो वेटेज सेकंड है वो लेसन नंबर
4 मार्क्स के, 4 मार्क्स के लिए लेसन नंबर 2, 3 एंड 7 एंड 8। लेसन नंबर 2, 3, 7, 8 ये 4 मार्क्स के लेसन है, तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए लेसन नंबर 2, 3, 7, 8 में। नेक्स्ट आता है लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 6 एंड लेसन नंबर 9। तो लेसन नंबर 4, 6, 9 ये मैक्सिमम मार्क्स है, 5 मार्क्स ईच लेसन में है। ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न है बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए और बी है, 5 मार्क्स ईच है। प्रैक्टिकल MCQs आएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 7 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच आएंगे, आपको 5 करना है 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 7 क्वेश्चंस ईच फॉर 3 मार्क्स आएंगे, आपको यानी 5 करना है 15 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 2 क्वेश्चंस ईच आएंगे 5 मार्क्स के लिए, आपको यानी 1 करना है। टोटल 40 मार्क्स आपके पास हैं। ये है पैटर्न। Now we are here at lesson number 1 gravitation, गुरुत्वाकर्षण। इसमें 10 पार्ट हैं लेसन के। फर्स्ट ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण। सेकंड फोर्स एंड मोशन है, इसमें बल और गति है जिसमें सर्कुलर मोशन और सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। थर्ड है केपलर्स लॉ, केपलर के नियम के नाम से जाना जाता है इसको। 3 लॉ है उसमें जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। फोर्थ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिफ्थ है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सिक्स्थ है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो गुरुत्वीय बल से पृथ्वी कैसे एक्सेलरेट करता है या कैसे अपनी गति को प्राप्त करता है, ये सिक्स्थ है। सेवेंथ है मास एंड वेट, ठीक है, जिसका ज्यादा मास होगा उसका वजन ज्यादा होगा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे सेवेंथ में। पॉइंट्स है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। एट्थ है फ्री फॉल जिसमें मुक्त पतन कहते हैं। इफ समथिंग इज गेटिंग अप, जितना टाइम अप जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम डाउनवर्ड्स आने के लिए लगेगा, तो ये हम फ्री फॉल में स्टडी करने वाले हैं। नाइन्थ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड 10th है स्केप वेलोसिटी, जिसे हम लोग मुक्ति वेग या अर्थ के बाहर कोई रॉकेट जाता है, अर्थ के बाहर कोई रॉकेट जाते समय उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 पार्ट है। तो इस वीडियो लेसन में हम स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट ग्रेविटेशन, फोर्स एंड मोशन, थर्ड तीसरा केपलर्स लॉ, चौथा न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, पांचवा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 5 हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गो फॉर फर्स्ट ग्रेविटेशन क्या है। जैसे कि हमारे बुक में आप देख रहे हैं दिया हुआ है, तो फर्स्ट लेसन ग्रेविटेशन क्या है इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं। एज सिंपल एज द ग्रेविटेशन इज, ग्रेविटेशन या गुरुत्वीय बल कितना सिंपल है। मैं किसी एप्पल को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकता हूं जैसे कि, तो वो नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। मैंने ऊपर फेंका, वो मैंने मसल्स पावर यूज किए, और ये जो नीचे गिरा ये ग्रेविटेशन फोर्स ने उसको फिर से खींचा। तो एज सिंपल इज दैट। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है। लेट्स सी कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। सेकंड पॉइंट है फोर्स एंड मोशन, मतलब बल और गति से क्या तात्पर्य है। इसमें ये वास्ट है, मगर यहाँ पर हमारे सिलेबस में क्या टॉपिक है, सिलेबस में सर्कुलर मोशन। तो लेट्स सी। किसी एक स्टोन को 1 मीटर लंबी रस्सी से स्ट्रिंग में बांध के अगर हम इसे ऐसे, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, घुमाते हैं तो एक फोर्स जनरेट होता है। एग्जैक्टली इसमें 2 टाइप के फोर्स जनरेट होते हैं, जिसे हम हाथ से वृत्ताकार गति देते हैं, सर्कुलर मोशन फॉर्म होता है इसमें। तो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन फॉर्म हो रहा है। इसमें सेंटर की ओर जो फोर्स जनरेट हो रहा है इसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। केंद्र की ओर जो बल निर्मित हो रहा है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और ठीक इसी तरीके से जो सेंटर की ओर बल आ रहा है इसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। अब इसी बल के अपोजिट में अपोजिट भी एक बल निर्माण होता है, जो बाहर की ओर सेंटर से बल जाता है या फोर्स बाहर की ओर पत्थर द्वारा खींचता है या पत्थर हाथ को बाहर की ओर खींचता है, तो इसे हम
अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो कि सर्कुलर या वृत्ताकार गति में घुमाने पर बाहर की ओर बल निर्माण होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर में से इसी एक प्रश्न पे हम लोग 3 मार्क्स या 3 मार्क्स कवर कर लेते हैं और वो टॉपिक है केपलर्स लॉ। ठीक है, साइंटिस्ट केपलर्स के 3 लॉ हैं। फिजिक्स वास्ट है मगर हमें सेंट्रिक रहना है, सिलेबस सेंट्रिक, तो हम सिर्फ केपलर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो केपलर का लॉ क्या है, तो लेट्स सी केपलर के वो 3 लॉ क्या हैं। ये हैं साइंटिस्ट जॉनस केपलर, जिन्होंने गैलीलियो गैलीली के सिद्धांत को स्टडी करते हुए आगे बढ़ाया, जिसमें पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण करता है, यह सिद्धांत था। तो इनका सिद्धांत है पहला कि पृथ्वी या अर्थ सन को एक एलिप्स में या ओवल आकृति में परिभ्रमण करता है और इसके जो एलिप्स हैं इसके 2 केंद्र होते हैं। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ इज ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विथ सन एट वन फोकस। सूर्य एक केंद्र में होता है और उसको दीर्घवृत्ताकार गति में पृथ्वी परिभ्रमण करता है। ये जो कि लॉ है, तो इसमें दीर्घ अक्ष जो कि लंबा रेडियस को मेजर एक्सिस बोलते हैं और माइनर एक्सिस को लघु अक्ष बोलते हैं। जो केंद्र से नज़दीक होता है वो लघु अक्ष है और केंद्र से दूर जो जाता है वो दीर्घ अक्ष है। लेकिन अगर हम वृत्त में देखते हैं, वृत्त में एक ही सेंटर होता है, एक ही केंद्र होता है जिससे त्रिज्या समान होती है। तो वृत्त और दीर्घवृत्त में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। इसी नियम से केपलर ने पहला नियम बनाया। तो केपलर का फर्स्ट नियम है, ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स इज अ एलिप्स एंड सन इज एट वन फोकी। तो ये पहला प्रथम लॉ था। पृथ्वी की जो परिभ्रमण की गति है वह सूर्य के दूरी के ऊपर निर्भर होता है। इसका मतलब इफ़ द अर्थ इज़ अवे फ्रॉम द सन, ये स्लो हो जाता है। इफ़ अर्थ कम्स नियर बाई सन, वो स्पीड उसका बढ़ जाता है। तो सूर्य से दूर होने पर पृथ्वी की परिभ्रमण की गति धीमी होती है एंड सूर्य से नज़दीक परिधि में आने पर पृथ्वी की परिभ्रमण की गति तेज हो जाती है। इन इंग्लिश ऑल्सो इट्स गिवन एट द फर्थेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन अर्थ मूव्स विद स्लोएस्ट स्पीड एंड द क्लोजेस्ट फ्रॉम द सन अर्थ मूव्स फास्टर। तो इसको देखते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं अर्थ सन से नज़दीक दूरी पर है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सन के नज़दीक होने पर अर्थ ज़्यादा तेज़ी से अपना परिभ्रमण करता है, जिससे एरिया ए, क्षेत्रफल ए बनता है। सेम वे में एरिया ए क्रिएट हो गया। अब सेम टाइम में अर्थ सन से दूर होने पर कम स्पीड में परिभ्रमण करता है, तो इससे एरिया बी बनता है। तो क्षेत्रफल ए और क्षेत्रफल बी जो क्रिएट होता है, ये समान समय में इनका एरिया सेम होता है। इसका मतलब क्षेत्रफल ए इज़ इक्वल टू क्षेत्रफल बी। तो ये सेम यूनिट ऑफ टाइम एरिया कवर्ड बाय अर्थ। तो ये था केपलर्स का लॉ नंबर 2। केपलर का तीसरा नियम, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह से सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आर क्यूब। टी मतलब समय और आर मतलब रेडियस। रेडियस मीन्स सन से अर्थ की डिस्टेंस। तो अब देखते हैं कि प्लैनेट कितने समय में सन के चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी को 88 अर्थ डेज लगते हैं सन को चक्कर लगाने में। तो मर्क्यूरी 88 डेज में अपना पीरियड पूरा कर देता है, वहीं अर्थ को 365 डेज लगते हैं। तो एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड द सन, अर्थ का रेडियस 150 मिलियन किलोमीटर है तो मर्क्यूरी का 58 मिलियन किलोमीटर है। इसलिए मर्क्यूरी जल्दी अपना परिभ्रमण पूरा कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होने पर सन को रिवॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट।
मतलब t और r, that is time and radius, they are proportionally related, so that ये आप कह सकते हैं ये एक दूसरे के अप्रत्यक्ष विचरण करते हैं, तो इसको कांस्टेंट कहा जाता है, यही रूल है। तो ये केपलर का थर्ड रूल, कांस्टेंट हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो सारे के सारे ग्रहों को सन की परिभ्रमण करने के लिए यही समय लगता है या यही कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 के 8 प्लैनेट जो सन से नज़दीक और सन से सबसे दूर हैं। वो सन से सबसे नज़दीक आपका मर्क्यूरी। फोर्थ पॉइंट, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है? लेट्स सी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। एज हमारे सिलेबस में क्या कहा गया है? एप्पल और अर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि दोनों मास है, द्रव्यमान है, दोनों में डिस्टेंस है। तो कौन सी वस्तु किसको अपनी ओर खींच सकता है? क्या अर्थ एप्पल की ओर खींचा जाएगा या एप्पल अर्थ की ओर खींचा जाएगा? आंसर बहुत आसान है, एप्पल अर्थ की ओर खींचा जाएगा। सेब का द्रव्यमान कम है, इसलिए यह पृथ्वी की ओर खींचा जाएगा। तो ये इतना आसान है अंडरस्टैंड करना। तो इन दोनों में से अगर समान बल भी लगाए जाएंगे, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, तो किस में ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा? तो यहाँ पर एप्पल में ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा और एप्पल पृथ्वी पर गिरेगा। ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m, दैट इज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनली रिलेटेड टू m, दैट इज मास। तो यहाँ पर अर्थ का मास ज़्यादा है, यहाँ पर हमने साइन के द्वारा दिखाया है, और m ऑफ a दैट इज एप्पल का मास कम है। तो अर्थ्स मास इज ग्रेटर दैन एप्पल। अब यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है ग्रेविटेशन का, देखते हैं। प्लैनेट ए या प्लैनेट बी, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी में एक सर्टन डिस्टेंस है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में सर्टन डिस्टेंस अगर है, तो इसका मास 1, ए का ऑब्जेक्ट है मास 1 दैट इज़ द्रव्यमान 1, और मास 2 दैट इज़ m2 द्रव्यमान 2। अगर m1 मास 1 ज़्यादा है, m2 अगर कम है, तो क्या होगा? कौन सा मास किसको अट्रैक्ट करेगा? ये आपको पता है, m1 m2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास 1 टू मास 2 है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, तो दैट इज फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। सो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि फोर्स इज इक्वल टू k। अगर ये हम बदल देते हैं प्रोपोर्शनेट को इज इक्वल टू k में, दैट इज k इज कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G का वैल्यू होता है, G आप निकाल सकते हैं, या G इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन को हम चेंज करते हैं तो G इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 भी होता है, दैट इज क्रिएटेड बाय लॉर्ड हेनली कैमडिस। G का वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर G का कांस्टेंट वैल्यू भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कैपिटल G का वैल्यू है तो उसको पूरी तरीके से आप याद रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारा है अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके कुछ सम्स हैं। लेट्स सी कि उस सम को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इसमें नियम यह है कि पृथ्वी अर्थ पुल्स
ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स हर सेल्फ। इसका मतलब पृथ्वी सभी पिंडों को या वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो ये फोर्स को या इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। इसकी वजह से पिंड में या ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट में त्वरण क्रिएट होता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव होता है। तो ये न्यूटन्स का लॉ है ग्रेविटेशनल लॉ में से। तो इसमें से अभी हमने जस्ट देखा था, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G मास इंटू मास अपॉन आर स्क्वायर। इसमें से अदर फॉर्मूले भी हमारे निकल रहे हैं, जैसे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेशन दिया गया है। अब आते हैं स्टडी करते समय, साइंस 1 को स्टडी करते समय हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए नॉट वास्ट। ओके, इफ यू आर हैविंग वास्ट नॉलेज यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स। ठीक है, वास्ट नॉलेज यस हमारे रिक्वायरमेंट है, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, बट हमारा जो फोकस होना चाहिए आंसर सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, आंसर सेंट्रिक का मतलब आपको सारे प्रश्न के उत्तर आने चाहिए। तो हमारा जो फोकस है इस वीडियो में, इसको वास्ट न बनाते हुए सेंट्रिक, सिलेबस सेंट्रिक बनाते हैं। तो ये 5 पॉइंट इस वीडियो में हमने जो कवर किए हैं, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने हैं। और गिवन जो भी दिया हुआ एग्जाम्पल है, जैसे मासेस के एग्जाम्पल है, जैसे F इज इक्वल टू ma का एग्जाम्पल है, जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होने पर क्या उनमें लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा, उनके मासेस इंक्रीज होने पर उनके ग्रेविटेशन फोर्स में क्या चेंजेस आएगा, जो कि एग्जाम्पल के सम्स में दिए हुए हैं। होपिंग दैट कि आप इस वीडियो लेसन को कई बार देखेंगे। YouTube में अगर आप हैं तो इसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लेंगे और इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स देख लेंगे, अपने लेसन्स को तैयार करना शुरू कर लेंगे। ठीक है, लेसन का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टडी वेल, बी सेफ, सी डोंट इग्नोर योर स्टडी। ओके, क्योंकि ये आपको करना है, ये आपका स्टडी है, ये आपके अलावा दूसरा कोई करके नहीं देगा। तो कीप इन दैट माइंड कि मैं यहाँ से जो भी लेसन्स आपको भेज रहा हूँ वो लेसन्स आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, कीप इन माइंड दैट स्टडी इज योर्स। ठीक है, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। आई नो स्टूडेंट्स द डेज आर वेरी चैलेंजिंग, बहुत ही चुनौतीपूर्ण दिन जा रहे हैं, बट यू हैव टू कीप गोइंग। ओके, यू हैव टू कीप स्टडी। आफ्टर दिस हाफ पार्ट ऑफ द लेसन जो होमवर्क दिया हुआ है उसको आप कर लेंगे। ठीक है, एंड हैव नाइस